जी, स्टार्ट करें क्लास। जो कल मैंने नोट्स भेजे थे वहां पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उसके नोट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। जो मैंने कल नोट्स भेजे थे वहां पे फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट अपना हो गया है, ठीक है। तो ओके ओके, तो आप लोगों ने आई होप नोटबुक, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने अभी तक नोटबुक भी है, फिर नोटबुक है बिजनेस स्टडी की, वो भी नहीं मतलब स्टार्ट करी है। ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या यहाँ पे जिन्होंने अभी तक नोटबुक बनाई ही नहीं है बिजनेस स्टडीज की? होमवर्क हो रहा है सबका? होमवर्क हो रहा है सबका? वेरी गुड तोशी, वेरी गुड। और ऐसा कोई मतलब ऐसा टॉपिक किसी को ऐसा लगा कि पर्टिकुलर की बीच में समझ नहीं आया हो, या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट के साथ में, ऐसा कोई प्रॉब्लम कि जो भी पहले अभी करवाया है वो कुछ समझ में नहीं आया हो, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आया हो? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स है वो अपने कंप्लीट है, और सेकंड चैप्टर के नोट्स मैं आपको सेंड करूंगी। अभी तक जितने भी नोट्स है वो कंप्लीट कर लिए हो तो फिर मैं आज ही सेंड करूंगी, अदरवाइज मैं कल, मैं मेरे अकॉर्डिंग देख लूंगी, जब भी मुझे सुटेबल लगेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग सेंड करूंगी, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो अपना टॉपिक चल रहा था क्या, दो कंप्लीट हो गए थे अपने, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप अपने कंप्लीट करा था, और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो अपना था, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस के नाम से भी जानते हैं, वो भी अपने कंप्लीट हो गया था। थर्ड अपन ने उस दिन डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी बहुत, और फीचर्स का एक या दो आई थिंक फॉर्मेशन वगैरह है वो डिस्कस करा था, किसके? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो मैंने बता दी थी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर एक बेसिक सी लाइन मैंने आपको कहा था कि वही अपने को करनी है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, और दो या दो से ज्यादा जो पार्टनर्स है वो मिनिमम 2 पार्टनर्स रखे गए थे। और वहां पे जब मैक्सिमम का अपन कर रहे थे ना, तो मैक्सिमम के लिए ये बोला गया था अपने लिए कि जब अपने 2013 की एक्ट के अकॉर्डिंग देखा था तब तो था मैक्सिमम 50, ठीक है, सॉरी 100 था। जबकि 2014 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर 100 तक भी, ये जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है ये 100 तक भी जा सकता है, ठीक है। और वैसे 50 ही अपन मान के चलेंगे। इसके अलावा जब अपन फीचर्स की बात कर रहे थे, आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पे मैंने बताया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फीचर्स की जब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन की या फीचर्स की, लाइबिलिटी बता रहे थे, लाइबिलिटी का चल रहा था क्या अपूर्वा? जी, फीचर्स में फॉर्मेशन पहले हो गया था, उसके बाद लाइबिलिटी है वो अपना सेकंड पॉइंट था, बिल्कुल। तो फॉर्मेशन में मैंने बता दिया था कि वही है 1932 का जो एक्ट है वो अपना लगेगा, और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह है, ठीक है। एग्रीमेंट यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। एग्रीमेंट के अलावा मैंने जब आपको बताया था कि बहुत सारी फर्म है वो रजिस्ट्रेशन करवाती है, ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन में और एग्रीमेंट दोनों में एक डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो एग्रीमेंट कंपलसरी रहेगा, जो कि बहुत सारे पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल जो एक मतलब जितनी भी उनकी फॉर्मेलिटीज है उनको शो करने का काम करेगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन करवाना या नहीं करवाना पार्टनर्स के खुद के मतलब एक म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये उनका म्यूचुअल डिसेंट वो रहेगा डिसीजन कि वो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन फर्म का करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, तो दोनों बातों में डिफरेंस है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग नेहा। तो एग्रीमेंट जरूरी है जबकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी फर्म का, अदरवाइज नहीं चाहे तो रजिस्ट्रेशन अपन स्किप भी कर सकते हैं, दोनों बातें रहेगी। लाइबिलिटी की बात यहाँ पे बता रही थी मैं, तो लाइबिलिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पार्टनरशिप में कोई भी फर्म है तो उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसे आप मानेंगे? पार्टनर्स की लाइबिलिटी है
वो मैंने बताया था कि जितनी कैपिटल वो लेके आते हैं। अब क्या होता है कि कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में एक डिफरेंस आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर आपको लायबिलिटी है वो ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। अब देखना, सबसे पहले बताती हूँ कंपनी का, उसके बाद बात करेंगे अपन पार्टनरशिप। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी में ये माना जाता है जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, ठीक है, जितने शेयर्स कंपनी में आपने परचेज कर रखे हैं, जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर, तो उतना ही आपका इंडिविजुअल लाइबिलिटी, उतना ही राइट आपको उस कंपनी के अंदर रहेगा। मतलब ये नहीं रहेगा कि उससे ज्यादा आपको लॉस है वो बियर करना पड़ रहा है, प्रॉफिट आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ शेयर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो अलग अलग पार्टनर्स उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था डिबेंचर वगैरह अलग होते हैं, डिबेंचर वगैरह अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है। तो इस तरीके से बहुत सारे अपने लिए यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। कंपनी की बात मैं करती हूँ। अब ये बोला जाता है कि जब एक कंपनी में जितने भी शेयर्स अपन लेके, मतलब अपन ने तो क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट करा है और बदले में कंपनी ने अपने को क्या किया है, शेयर इश्यू करके दिए, ठीक है। नंबर्स ऑफ शेयर जितने हैं वही से आइडिया लगाया जाता है कि आपके पास, आपका कंपनी में क्या पावर है, क्या पोजीशन है, ठीक है। मान लीजिए आपने कंपनी में सबसे पहले एक, सबसे जो फर्स्ट इन्वेस्टर है वो आप कंपनी के अंदर रखे हैं, तो मिनिमम जो एक हेड टीम होती है, जो 4 या 5 जो बंदे होते हैं उनकी एक हेड टीम मानी जाती है, ठीक है, जो कि डिसीजन वगैरह सब कुछ लेने का स्टार्टिंग काम करते हैं। कंपनी को जो एक बनाने का एक कंप्लीट स्टार्टिंग जो था प्रोसीजर, उसके अंदर आपका बहुत एक अमूल्य हिस्सा माना जाएगा। अब उसमें क्या कहा जाता है कि जब आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रेफरेंस शेयर अलॉट होते हैं, और उस तरीके से आपकी लाइबिलिटी है वो, जितने आप शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, जितने आप शेयर्स आपके पास है उस कंपनी के, उसी तरीके से आपकी लाइबिलिटी है वहां पे डिसाइड होती है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों आपके हाथ में है। जब चाहे आप उस फर्म को यानी उस पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं, ठीक है, और जब चाहे डिसोल्यूट कर सकते हो, जब चाहे आप उसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल जितनी भी कंसेंट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हर तरीके का जितना भी डिसीजन है और उनका कंट्रोल है वो सबका सब। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर चाहता है अभी मैं इस फर्म को मतलब कंप्लीट डिसोल्यूट करना चाहता हूँ, तो वो चीज क्लोजर करना चाहता है इस फर्म का या इस पार्टनरशिप का, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनके लिए ये है कि आप इस फर्म को छोड़ के जा सकते हैं, आप रिटायरमेंट ले सकते हो या एग्जिट कर सकते हो इस तरीके की पार्टनरशिप को। बस सबके सब पार्टनर से अगर मिलके ये चाह रहे हैं कि हाँ जी, जितना प्रॉफिट अपने को अर्न करना था वो सबने कर लिया है, उसके बाद में इस फर्म को, इस पार्टनरशिप को अपन डिसोल्यूट कर सकते हैं, तो फिर वो क्या मानी जाएगी, पार्टनरशिप कंप्लीट हुई मानी जाएगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी यहाँ पे कही जाती है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही मानी जाती है पार्टनर्स की। क्यों मानी जाती है लाइबिलिटी अनलिमिटेड? मान लीजिए किसी भी तरीके से माना जाता है कि अपन है ना एक पार्टनरशिप को डिसोल्यूट कर रहे हैं या कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे अपने क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, या बहुत सारी अपनी डेट्स वगैरह होती है जो कि मार्केट में अपने को बहुत सारा पैसा चुकाना है। तो ये चीजें अपने पहले भी डिस्कस करी है, कोई नया पॉइंट नहीं है। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अपनी जितने भी कैपिटल है वो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सफिशियंट नहीं है, तो हर एक पार्टनर को थोड़ा थोड़ा कैपिटल है वो और इन्वेस्ट करके अपने जितने भी डेटर्स वगैरह होते हैं उन सबको वहां पे कंप्लीट भुगताना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बाहर से बंदा नहीं आएगा यहाँ पे, जितना भी पेमेंट है हर एक पार्टनर को मिलजुल के ही वहां पे वो कंप्लीट पार्टनरशिप का जितना भी पेमेंट है वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या भाई नेहा, अभी बेटा फर्स्ट चैप्टर नहीं चल रहा, सेकंड चैप्टर चल रहा है। गुड मॉर्निंग सुधीर, ठीक है। मतलब ये है कि ये वाला समझ में नहीं आएगा, फिर जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो पॉइंट मैंने आपको बताए कि पहला था अपना फॉर्मेशन और सेकंड था अपना लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी के लिए कहा गया है आपकी बुक में, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सोनल असेट्स में बी यूज फॉर रीपेइंग डेप्ट्स, ठीक है। क्या कहा जाता है कि जो अपनी पर्सनल जितनी भी असेट्स है, ठीक है, वो यहाँ पे जितनी भी डेप्ट्स वगैरह हैं उनको चुकाने के लिए, और काफी बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे इनसफिशिएंट केस, मतलब जस्ट मैंने आपको बताया वही चीज इसके अंदर मेंशन कर रखी कि बहुत बारी इनसफिशिएंट अपने पास कैपिटल रहता है, उस जरूरत को कंप्लीट करने के लिए पार्टनर्स को एक्स्ट्रा जो पैसा है वो भी काफी बार अपने पास से देना पड़ जाता है। तो लाइबिलिटी कैसे मानी गई है, फीचर्स की बात करें, पहला फॉर्मेशन और सेकंड है लाइबिलिटी जो कि अनलिमिटेड बोली गई है। उसके बाद रिस्क बियरिंग की बात करी गई है।
रिस्क बियरिंग के लिए आप क्या कहेंगे? कोई भी स्टूडेंट जो रिस्क बियरिंग, पार्टनरशिप की अपन बात कर रहे हैं, रिस्क बियर। देखिए अपन इंश्योरेंस पॉइंट जो है, तो इंश्योरेंस में काफी बार एक वर्ड आता है कि इंश्योरेंस क्या करता है, कोई भी रिस्क होता है उसको डिवाइड करने का काम कर देता है बहुत लोगों में। जैसे कि एक कंपनी के अंदर एक इंश्योरेंस टीम आई है, मान लीजिए विजिट करने के लिए, और अपने बहुत सारे इस तरीके के जितने भी नई नई पॉलिसीज वगैरह है वो डिफाइन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वहां पे कोई भी 8 to 10 मेंबर्स ऐसे हैं उस कंपनी के अंदर जो उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, जो भी पॉलिसी है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो 8 या 10 मेंबर्स ने इंडिविजुअल एक एक अपने अपना जो कैपिटल है वो सबने मिलके, ठीक है, और एक टीम बना ली है, 8 to 10 मेंबर्स की टीम बना ली है उन्होंने, बाकी मेंबर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन 10 मेंबर्स ने क्या करा है, उस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब कभी भी इन फ्यूचर अगर उस कंपनी में लॉस होता है, या किसी भी तरीके का, मान लीजिए थिफ्ट वगैरह का आ गया, ठीक है, फिर स्ट्राइक वगैरह का आ गया, या फिर वहां पे फायर वगैरह का, इस तरीके से बहुत सारी मतलब इस तरीके की अपन कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज होती है, उनको कंप्लीट जो थोड़ा बहुत बियर करने का काम है वो कौन करेगा? इंश्योरेंस करेगा। तो पर्टिकुलर पूरी कंपनी का मतलब एक लाइबिलिटी एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नहीं है। क्या कह रखा है, जिन 8 या 10 मेंबर्स ने वो पॉलिसी ली थी, हैंड ओवर करी थी, सिर्फ उन्हीं के लिए इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, सिर्फ लाइबल उन्हीं 10 या 8 मेंबर्स के लिए है पर्टिकुलर। ठीक है। अब देखिएगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या कह रही है? रिस्क बियर का काम कह रही है। अब इसमें सबसे पहले यही बात कही गई है आपकी बुक में कि पार्टनरशिप के अंदर जितना भी बिजनेस अपन कर रहे हैं उसमें रिस्क बियरर जो होता है वो इंडिविजुअल एक पर्सन नहीं है, पूरी की पूरी टीम। ठीक है, पूरी की पूरी टीम है जो कि कंप्लीट मिलजुल के उस रिस्क बियर कर रही है कि जितना भी लॉस होगा वो कंप्लीट एक बंदे को नहीं हो रहा। ये सबसे अच्छी बात अपन इसकी मान सकते हैं पार्टनरशिप की। जैसे सोल ट्रेडर में अपने पढ़ा था, ठीक है, सोल ट्रेडर में अपने सामने नेगेटिव पॉइंट ये था कि एक ही बंदे को जितना भी प्रॉफिट है वो भी जाता है और लॉस है वो भी जाता है। प्रॉफिट जाता है वो अच्छी बात है, लॉस जाता है वो नेगेटिव पॉइंट बोला गया था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है, उसमें अपने क्या पढ़ा था? उसमें अपन ने ये करा था कि जितना भी करता है उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जितने भी डिसीजन वगैरह लेने हैं, रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो काफी बारी लॉस। और क्या हो रहा है, एंशियंट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंस्टर टाइम की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी पे डिपेंड रहती है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ टाइम के बाद लॉस होता ही होता है। जबकि इसके अंदर क्या कह रखा है, एक अच्छे पॉइंट ये कह रखा है कि जब अपन यहाँ पे रिस्क बियरिंग की बात करते हैं तो एक को नहीं होके, इंडिविजुअल पर्सन को नहीं होके, पूरी पूरी एक टीम है उसको यहाँ पे रिस्क बियर करना पड़ता है। ठीक है, कंप्लीट एक पर्सन के ऊपर कभी भी इस तरीके का एक जो लोड होता है रिस्क का वो नहीं रहता। ठीक है। कोई भी पार्टनर अलग हो जाए तो ये रिस्क है पार्टनरशिप में। बिल्कुल, तो नया मतलब जितने भी पार्टनर्स है वो जो बच गए ना, अच्छा क्या होता है इसके अंदर रोहित, आप ये देखेंगे कि जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन जो आपने पूछा, मतलब आपने तो नॉर्मली कहा है, उससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक हो रहा है कि मान लीजिए कि एक पार्टनर है, ठीक है, आप में से कोई भी 4 स्टूडेंट है और मैं, 5 अपन मिलके कोई भी पार्टनरशिप को चला रहे हैं, ठीक है, रन कर रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, मैं अकेली हूँ, मैंने बीच में क्या कर दिया, उसको रिटायरमेंट ले लिया, एग्जिट कर दिया उस पार्टनरशिप को। अब जब तक मैंने उस बिजनेस में रन करा है, मतलब आज की डेट तक, ठीक है, आज तक मैंने जितना भी उस बिजनेस में मैं रही हूँ, इन्वॉल्व रही हूँ, तो मेरे हिस्से के जितने भी लॉस है वो मुझे ही बियर करने पड़ेंगे। जितनी भी लाइबिलिटी जो अभी तक म्यूचुअल थी, क्या समझेंगे आप, अभी तक तो, आज तक तो मैंने वर्क करा ही है आपके साथ, या फिर कल तक मैंने वर्क करा है, तो उसमें जितनी भी लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अकेले बंदे की नहीं रह के वो सारी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वहां तक मैं मेरी जितनी भी लाइबिलिटी है वो कंप्लीट करके जाऊंगी। अब कल से नया पर्सन आ रहा है मेरी जगह, अगर नया बंदा पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो रहा है तब तो लाइबिलिटी बिल्कुल उसके हिस्से में चली जाएगी, या फिर नए रेशियो के साथ वो न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर फर्म के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए मेरी जगह कोई आया ही नहीं है, तो आप 4 पार्टनर्स जो है कल से उनकी लाइबिलिटी है जो 5 पर्सन के अंदर डिवाइड होती थी, कल से वो कितने में डिवाइड होगी, 4 मेंबर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। समझ गए? आज तक जितनी भी मैंने काम करे हैं, जितने भी मेरे वर्क थे जो कि अपन सबने म्यूचुअल तरीके से कंप्लीट करने की एक प्रॉमिस करा था, वो चीज मैं आज तक कंप्लीट करके जाऊंगी। जितनी भी मेरी लाइबिलिटी है, जितनी भी पीछे की डील है, उनमें बराबर मेरा लॉस उतना ही बटेगा, चाहे मैं फर्म को छोड़ के जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। पिछले की जितनी भी डील है ना
उस सब में मेरा प्रॉफिट और मेरा लॉस बराबर रहेगा जितना कि आपका है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं बीच में उस चीज को फर्म को या एग्जिट करके जा रही हूँ, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर अलग हो जाए तो ये रिस्क है पार्टनरशिप में। ओके, रक्षा क्या कह रहे हैं, लॉसेस भी सेम रेशियो में होगा अगर लॉस होता है पार्टनर को। ठीक है, अपूर्वा कह रहे हैं इन्वॉल्व इन रनिंग बिजनेस एज ए टीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको समझना है। तीन चीजें अपन ने पढ़ी है, पहला फॉर्मेशन की बात करी थी, सेकंड अपन ने लाइबिलिटी जो कि अनलिमिटेड बोली गई है पार्टनर की, और फिर है रिस्क बियरिंग। ठीक है, तो रिस्क बियरिंग के बाद में जो अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो क्या है भाई, एक सेकेंड जी, 3 पॉइंट हुए यहाँ पे। फिर है डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल। क्या बोला गया है, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की बारी आ गई है। तो डिसीजन मेकिंग का ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पर्सन की है, और कंट्रोल की जहां तक अपन बात करते हैं तो कंट्रोल के लिए क्या बोला गया है, जितने भी पार्टनर्स है मिलजुल के, इसमें तो कंफ्यूजन होने की, कंफ्यूजिंग की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की बारी करी गई है। तो इसमें कहा है द पार्टनर शेयर अमंग अस themselves the responsibility of decision making and control ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। क्या बोला गया है, डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज चलती हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया है जब तक मैं पार्टनर एज ए पार्टनर वर्क कर रही हूँ तब तक सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना भी कंट्रोल है एक फर्म में तो वो कंप्लीट एक दूसरे का। स्टार्टिंग में जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी ना तो उसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर हुआ था, अगर किसी ने ध्यान से उस चीज को सुना हो तो मैंने ये बताया था कि एज ए एजेंट भी काम करता है, एज ए प्रिंसिपल भी काम करता है। ठीक है, कंपनी को या फर्म को रिप्रेजेंट करने का काम भी करता है। ठीक है, एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, एक म्यूचुअल जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो भी सभी पार्टनर्स का रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहती है, कंट्रोल बराबर रहता है, वो जितनी भी लाइबिलिटी है वो सब में बटेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लॉस सबको बियर करना पड़ेगा, और प्रॉफिट होगा, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो भी सब में डिवाइड होगा, अगर लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है तो भी सब में ही डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी की बात करी गई है। आप क्या मानते हैं कि जब अपन एज ए पार्टनरशिप फीचर्स की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी के नाम पे अपन क्या कहेंगे, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, कोई भी पार्टनर या फर्म को बीच में ही छोड़ के चला गया, क्या पार्टनरशिप में कोई कंटिन्यूटी में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से फर्म है वो कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है, अगर हाँ मैं कह रही हूँ कि सभी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस फर्म को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तब अपन ये कह सकते हैं कि उस फर्म में कंटिन्यूटी में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर वो कुछ टाइम के लिए रन करेगी, लंबे टाइम के लिए रन नहीं कर सकता वो बिजनेस। पर एक टाइम के लिए जब पार्टनरशिप की अपन बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक पर्सन जब उसको छोड़ के जा रहा है, 2 पर्सन जब उसको छोड़ के जा रहा है, तब उससे कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपन ये नहीं कह सकते 2-4 पर्सन ही मिलके, यहाँ पे 50-50 मेंबर्स की बात करी गई है। जब अपने गौर करके अपन सुने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो 50 भी है, कुछ कुछ कंडीशंस में 100 भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर बहुत अच्छी बोली गई है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ पार्टनर्स, डिस्कशन का जरूरत नहीं है। सेक्शन यहाँ पे 464, ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि 2013 में कंपनी जो एक्ट है, ठीक है, यहाँ पे 2013 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी जब कंपनी एक्ट की अपन बात करते हैं ना, फिलहाल जो चेंजेस के बाद आई है वो 2013 के नाम से ही है, नॉन एज कंपनी एक्ट 2013। तो उसके अंदर मिनिमम रखे गए हैं 50 मेंबर्स। ठीक है, और काफी बार पॉलिसीज ये करी गई है कि 2014 के अंदर भी कंपनी एक्ट में बहुत सारे रूल रेगुलेशन में कुछ कुछ चेंजेस आए थे, तो उनमें कुछ कुछ मेंबर्स के अकॉर्डिंग इनमें 100 और 50 दोनों ही चीजें अपन लिखेंगे। कंटिन्यूटी आई थिंक मैंने बता दी ना। कंटिन्यूटी में क्या बोला गया, पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, ये सब चीजें आई ना इसके अंदर। ठीक है, कि इन सब से कभी भी एग्रीमेंट की बिहाफ पे चलेगा, और अगर किसी भी तरीके का मतलब बीच में कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो नए पार्टनर के साथ में एक नया एग्रीमेंट रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि एज ए न्यू पार्टनर जब फर्म में कोई इंटर हो रहा है, ठीक है, तो एग्रीमेंट है वो पुराने पार्टनर की जगह जैसा था उससे नया एग्रीमेंट दोबारा रेडी होता है, और लाइबिलिटी उसी अकॉर्डिंग चलती रहती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स अपने हो गए। म्यूचुअल एजेंसी के लिए क्या कहेंगे, म्यूचुअल एजेंसी कोई स्टूडेंट? अभी तक देखिए मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी रिपीट करना था, समझ नहीं आया क्या पूर्वा आपको कंटिन्यूटी?
अब क्लियर है, ओके ओके। और कोई स्टूडेंट? फॉर्मेशन लाइबिलिटी, ठीक है, फॉर्मेशन लाइबिलिटी, फिर था अपना रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग के बाद में अपना डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, देन कंटिन्यूटी, फिर था नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद में म्यूचुअल एजेंसी की बात करी गई है। कोई भी स्टूडेंट जो म्यूचुअल एजेंसी, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ माइंड में हो रहा है क्लिक? म्यूचुअल एजेंसी फटाफट शॉर्ट में टाइप करेंगे जिसको भी आता है। म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, और लीगली, लीगली, ओके ओके। बिल्कुल, जो डेफिनेशन में आया था ना अपना कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल, जैसा पूर्वा ने भी मेंशन करा है, ठीक है, और अक्षा ने भी यही कहा है, प्रिया भी यही कह रही है कि सारे पार्टनर्स बिजनेस को कैरिड करेंगे और लीगल एक मतलब रिलेशन बिल्ड होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी सुधीर कह रहे हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर अपन इन्वॉल्व करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी कही गई है, एजेंसी जहाँ पे वर्ड आ जाता है, दो ही चीजें बताई थी, एजेंसी में दो पार्टनर काम करेंगे, एक है एजेंट और एक है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अपन ऑनर के नाम से भी जानते हैं जिसकी खुद की फर्म है। और एजेंट को क्यों यहाँ पे अपॉइंट करा गया है? क्योंकि मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज है, डे टू डे एक्टिविटीज हुआ या मार्केट में एक ऑनर का या प्रिंसिपल, ऑनर नहीं करेंगे अपन, इसको प्रिंसिपल के नाम से ही जानेंगे, प्रिंसिपल का बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो काफी बार तो प्रिंसिपल क्या है, इस तरीके का राइट भी एजेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं कि आप अपने नाम से भी क्या कर सकते हो, मतलब एजेंट को इतना राइट भी दे देते हैं कि एजेंट अपने नाम से भी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। और काफी बार इस तरीके में बाउंड होते हैं एजेंट कि प्रिंसिपल जो है यानी ऑनर जो है उन्हीं के नाम से रिप्रेजेंट करना है बिजनेस को। बीच में जितना भी उनका मतलब कमीशन वगैरह होता है वो डिसाइड कमीशन रहता है, तो वो ऑनर यानी प्रिंसिपल जो है वो किसको देता है? एजेंट को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंसी के अंदर दो चीजें अपनी आती है। म्यूचुअल एजेंसी की बात करी गई है, तो म्यूचुअल एजेंसी में ये कहते हैं कि जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे कि एज ए ऑनर भी अपन उस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी किसको? पार्टनरशिप को। दूसरी चीज कैरिड बाय ऑल, सारे के सारे मिलके भी चला सकते हैं और उनमें से कोई एक पार्टी है, कोई भी एक जो पर्सन है, कोई भी एक बंदा है, एक पार्टनर है, वो क्या कर सकता है? पूरे के पूरे पार्टनर्स, बाकी जितने भी पार्टनर्स है उनको, या फिर पूरे का पूरा जो पार्टनरशिप फर्म है, जो भी बिजनेस है, उनको रिप्रेजेंट कर सकता है किसी थर्ड पार्टी के सामने, जो भी डील वगैरह करनी है किसी भी तरीके से। तो ये हुआ इसमें म्यूचुअल एजेंसी। तो इसमें एज ए एजेंट, एज ए ऑनर भी काफी बारी पार्टनर्स है उनको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फीचर्स है वो कंप्लीट हुए। इसके बाद में मेरिट्स, अगर फीचर्स अपने क्लियर है, मेरिट सेम टू सेम है, और लिमिटेशंस के लिए अपने को वही पहले वाली बात कि ऑपोजिट इनके चीजें हैं वो लीदी जानी है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब मेरिट्स की जब अपन बात करते हैं, वही सबसे इजी सा पॉइंट कि इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, क्या कह रखा है? बहुत ही इजी है फॉर्मेशन और क्लोजर किसका? पार्टनरशिप का। कोई भी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज अपने को यहाँ पे फॉलो नहीं करनी पड़ती। हाँ, जब अपन ये सोचते हैं ना कब पार्टनरशिप का अपन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन के तहत अपने को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए अपन ने रजिस्ट्रेशन करवाया, अब जैसे जैसे नए पार्टनर आ रहे हैं, पुराने पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं या छोड़ के चले गए फर्म को, तो क्या हो रहा है? उस रजिस्ट्रेशन में चेंजेस होते जाएंगे। बेसिकली रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है कि एक ये होता है ना कि अपनी फर्म को एक रिप्रेजेंट करना। जैसे कि कोई भी एक अच्छी सी आप पार्टनरशिप फर्म की जब बात करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है? फर्म का नाम, फर्म में जितने भी पार्टनर्स एज ए पार्टनरशिप जो पार्टनर है वो अपना वर्क दे रहे हैं, उनका नाम, उनके सिग्नेचर्स, एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस होता है, एक ऑफिस होता है जिसके नाम से लोग अपने को जानते हैं, ठीक है, वो चीज बहुत जरूरी होती है। तो बेसिकली कंपनी वगैरह जो होती है वो रजिस्ट्रेशन इसीलिए करवाती है ताकि एक फिक्स प्लेस, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह का आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है आज ऑफिस किसी थर्ड मतलब प्लेस पे है, ठीक है, और 2 दिन आप देखेंगे तो किसी दूसरी जगह पे प्लेस है। एक फिक्स जगह जो होता है तो उसके नाम से कंपनी है वो रिप्रेजेंट करी जाती है, ठीक है, उनकी गुडविल है उसे अकॉर्डिंग मार्केट में बनती है। तो वो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन काफी बार अपन देखते हैं। अब
इजी ऑफ फॉर्मेशन का बोला गया है कि एग्रीमेंट अपने को साइन करना पड़ेगा, चाहे वो पुराने पार्टनर हो तो भी करना पड़ेगा, छोड़ के पार्टनर जा रहा है उसकी जगह पे नए पार्टनर आएगा, रिटायरमेंट वगैरह हो रहा है तो भी बार बार एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस अपने को लाने ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, जब नया पार्टनर इंक्लूड हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है अपनी पार्टनरशिप के अंदर, तो नया एग्रीमेंट बनेगा। नए एग्रीमेंट में नए पार्टनर की लायबिलिटी और पुराने पार्टनर की लायबिलिटी है उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करा जाता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी भी तरीके का एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है वो अराइज ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स, एक नेगेटिविटी आएगी आगे जाके कि बहुत सारे पार्टनर्स जब एक जगह मिलजुल के काम करेंगे ना, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एक टाइम के बाद अराइज होगा ही होगा, क्योंकि सब अपने मन में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब एक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि मैं जो मेरी मतलब जैसे आप लोगों में भी एक जगह होता है, काफी बारी अपने मतलब होता ही है, ये सब में होता है कि क्या हो रहा है, जब मिलजुल के एक जगह कोई भी वर्क है वो कंप्लीट करा जा रहा है, तो वहां पे ये होता है कि सभी एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं कोई भी कंपनी या फर्म की। कंपटीशन होता है पार्टनर में। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, मैम स्पेलिंग गलत है या इसका मतलब ऐसे ही होता है, कौन सा बेटा? क्या कह रहे हैं अपूर्वा? बुक के अंदर है क्या? नहीं नहीं, इजीली इजीली कहा गया है ना, कहाँ पे है, कहाँ चले गए? नहीं नहीं, स्पेलिंग सही है ये बिल्कुल, स्पेलिंग गलत नहीं है। पॉइंट की हेडलाइन क्या? हम्म, कहाँ आ गई भाई? नहीं, इसमें गलत तो नहीं है, पर मुझे पर्टिकुलर मिल नहीं रहा, आप कहाँ पे चल रहे हो? पॉइंट की हेडलाइन, द फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसमें इफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म इजीली by putting an agreement between prospective partners, ठीक है, into place whereby they agree or carried out a firm। इसके शेयर कहाँ पे आ गया? ठीक है, देखेंगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इजी ऑफ फॉर्मेशन और क्लोजर, इसी में पढ़ रही हूँ मैं। मेरी बुक में तो सही दे रखा, मेरी मतलब जहाँ पे मैंने वो कर रखा है उसमें तो ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है गड़बड़ी, इसके अंदर तो ठीक दे रखा है। कोई बात नहीं, ठीक है। अपूर्वा बहुत ज्यादा जूम कर रहा, वो रहता है फिर, ठीक है, क्योंकि हाँ, पता है। ओके ओके। आपने कौन सा पेजेस, आपने कौन सा मतलब बुक का रहने दीजिए, आप जैसे फोन वगैरह में जो ऑपरेट कर रहे हो आईडी, तो आपको सिर्फ एक मैम जो दिख रही है वो वाला पेज ही ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, मेरे को जो स्टूडेंट्स वाला है वो पेज भी साथ में ओपन करना पड़ता है बार बार ही, चैट बॉक्स वाला भी करना पड़ता है, ठीक है, और स्क्रीन वाला अलग है। जब मैं एज ए टीचर यहाँ पे ऑपरेट करती हूँ ना आईडी को, तो टीचर वाला पेज मेरे लिए अलग है, जो मुझे बार बार जब मैं ये क्लिक करती हूँ तो मुझे 3 पेजेस एक साथ लेके चलने हैं, और साथ में जो बुक है वो 4 पेजेस है, वो मैं एक साथ ऑपरेट करके चलती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा अपूर्वा ये पूछ लेते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू। इसलिए थोड़ा सा क्या है कि मुझे उसमें प्रॉब्लम रहता है। अब दूसरा जब अपन बात करते हैं, पहला पॉइंट अपना हो गया मेरिट का कि फॉर्मेशन और क्लोजर के लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, फिर है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग की बात करी गई है, डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर आप क्या कहेंगी? बैलेंस का मतलब क्या होता है, द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज एक्सपर्टाइज। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज, दिस नॉट ओनली रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, ऑल्सो लीड ऑफ फीवर। ठीक है, एरर्स। क्या बोला गया है कि जैसे अपन क्या करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ये लोग वर्क डिवाइड कर लेते हैं, आपको ज्यादा इसमें कुछ मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले ये कह रहे हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए इन्होंने क्या बोला गया है कि काफी बार ये अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब
जितने भी, जैसे मान लीजिए कि जितने भी इनके जो वर्क है, ठीक है, उनको ये लोग डिवाइड कर लेते हैं पार्टनर्स के अंदर। जैसे इनकी लीड वगैरह होती है टाइम टू टाइम, तो इनको ये डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो टाइम कम लगता है, दूसरी चीज कि एक दूसरे के काम में जब अपन ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे ना, तो वो काम कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखाएगा, ठीक है, गलत होगा। तीसरी चीज, बर्डन ऑफ वर्क, ठीक है, यहाँ पे जो एक कोई भी काम का एक बर्डन है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर कभी भी नहीं रह पाएगा। ये इनका कहना है कि जब भी कितने जितने भी फंक्शंस है, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं अपन एक्सपर्ट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बहुत सारी कंपनीज वगैरह में एक चीज अगर आपने कभी पढ़ी हो, नोट करी हो, या मूवीज वगैरह इस तरीके से, मतलब मैगजीन वगैरह कहीं भी आपने कभी देखा हो, तो क्या किया जाता है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जो पार्टी या जो पर्सन जिस काम को करने में स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, जिसको उस काम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर अपन उसी पार्टी को वो काम हैंड ओवर करेंगे, तो आई थिंक वो काम बेटर तरीके से हो पाएगा, टाइम बहुत कम लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उस काम को करने का एक्सपीरियंस उस पर्सन के पास ऑलरेडी है। तो अलग से उसको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मान लीजिए कि कोई भी एक टीचर है या कोई भी इस तरीके के अपन ले लेते हैं, जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को पहले कभी नहीं पढ़ाया है, और अचानक से वही सब्जेक्ट उनको दे दिया जाता है, हैंडओवर करवा दिया जाता है, ठीक है, या फिर आप है तो 11th क्लास, ऐसा तो नहीं है कि बारी बारी पढ़ी है आप लोगों ने, 10th से बिल्कुल आए हैं फ्रेश फ्रेश 11th में। तो अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कह दिया जाता है कि नहीं नहीं, आते 11th में आपकी एग्जाम है, ठीक है, हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आपकी एग्जाम है, तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा एक लोड है, ठीक है। इसके इसीलिए कहा जाता है कि भी बहुत सारी इस तरीके की कंपनीज में अपन देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क करा जाता है, स्पेशलाइजेशन। और काफी सारी कंपनीज अपने को क्या बताती है कि हम लोग जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, स्पेशली जापानीज कंपनी का ये बहुत अच्छा एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि क्या करा जाता है जापानीज कंपनी में। आप कभी भी पढ़ेंगे ना मैगजीन वगैरह में, या गूगल वगैरह भी करके देख लेना, कभी भी आप पढ़ेंगे तो जापानीज कंपनी में जितने भी पर्सन काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज नहीं होती, वो ओवरऑल ऑलराउंडर्स होती है, ठीक है। क्योंकि वहां की जितनी भी कंपनीज है ना, उनमें क्या किया जाता है, हर एक काम को रोटेशन बहुत चलता है, ठीक है। जापानीज कंपनी में बहुत बारी आप देखेंगे कि रोटेशन चलता है। रोटेशन में क्या होता है कि हर एक पर्सन से हर एक काम करवाया जाता है। जब हर एक पर्सन से हर एक काम करवाया जाएगा ना, तो टाइम के बाद एक पार्टी क्या हो जाएगी, हर एक काम को करने में एक्सपर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे कभी भी इस तरीके का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। कभी भी वहां के एम्प्लॉयज वगैरह को ये पता ही नहीं चलता कि कोई पार्टनर छोड़ के गया है, किसी की डेथ हो गई, कोई रिटायरमेंट ले रहा है, इस तरीके के कंफ्यूजन वहां पे देखने को नहीं मिलते। क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, जब भी एक अचानक से एक पर्सन है, कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है, अगर मान लीजिए आप एक वर्क को करने में बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, अगर उस टाइम आपने रिटायरमेंट ले लिया उस कंपनी से, और एक आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो उस काम को करने में एक्सपर्ट थे, तो वहां पे अचानक से क्या हो जाएगा, उस कंपनी के ऊपर उस काम को करने वाला एक सेकंड पार्टी नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर एक लोड है। जबकि जापानीज कंपनी क्या कहती है, हमारे सामने इस तरीके की सिचुएशन कभी क्रिएट ही नहीं होती, क्योंकि हमारा हर एक पर्सन जो है वो हर एक काम को करने में एक्सपर्ट है। हम लोग जो हर एक मतलब वर्क है वो क्या करते हैं, हम रोटेशन चलाते रहते हैं, तो हर एक पार्टी को हर एक काम आता रहता है। जो ये जापानीज कंपनी का बहुत ही अच्छा एक पॉइंट माना जाता है, 12th में आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस डिसीजन मेकिंग बोला गया था। मोर फंड की बात करी गई है, नेक्स्ट पॉइंट है। तो मोर फंड का क्या होता है भाई, जब ज्यादा पर्सन काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कैपिटल लेके एक जगह इकट्ठा होंगे और बिजनेस को बहुत ही स्मूथली कैरी करने का काम करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज बोला गया है, बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट बोला गया है। यहाँ पे इजी फॉर्मेशन और क्लोजर की बात करी गई थी। दूसरा बैलेंस डिसीजन मेकिंग था। थर्ड है अपना मोर फंड, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर इकट्ठा हो रही है, ज्यादा ज्यादा कैपिटल अपना फंड लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा अगर फंड है तो कंपेयर कंपेयर किसके अपन कर सकते हैं, अपन सोल प्रोप्राइटर का ले सकते हैं, हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएट जब अपन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ये बहुत अच्छा एडवांटेज अपने सामने है, ठीक है। ओके, इजी इजी पॉइंट है ये तो।
शेयरिंग ऑफ रिस्क, जाहिर सी बात है जब फंड एक जगह लेके आ रहे हैं तो प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे तो रिस्क भी तो बांटेंगे। ये तो फीचर्स के अंदर ही अपने सामने आया था कि नहीं आया था, कि यहाँ पे क्या किया गया था कि रिस्क जो है वो बियरिंग का काम कर रही है। तो अलग से देखो आपकी बुक जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में मेंशन कर रखा है जितने भी पॉइंट्स है, तो अलग से कुछ कर ही नहीं रखा है। मैंने बताया था कि फीचर्स अगर कर लेंगे ना तो सेम सेम पॉइंट है वो मेरिट्स में इंक्लूड होते जाएंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क यानी कि जितना भी रिस्क है वो शेयर करना पड़ेगा ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, म्यूचुअली ऑल द पार्टनर्स। यहाँ पे सिक्रेसी की बात करी गई है। सिक्रेसी के लिए क्या कहते हैं, अब मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है पार्टनरशिप में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अब मतलब एग्रीमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा इनको सिग्नेचर। अब जब रजिस्ट्रेशन ये नहीं करवा रहे हैं तो ये बात मैंने बताया था कि लीगली बाउंड नहीं है। पार्टनरशिप है वो कंपनी की तरह लीगली बाउंड नहीं होती। अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, अपनी जितनी भी अकाउंटिंग बुक वगैरह है उनको मैनेज करने के लिए कभी भी बाउंड नहीं है। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी फॉर्म वगैरह होती है, उनको लीगली जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो कंप्लीट रेडी करनी पड़ती है। कभी भी कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो जो मतलब आप मान लीजिए कि जितनी भी कंपनी एक्ट वगैरह है जहां से उन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है, या थोड़ा बहुत भी, बहुत सारी कंपनीज के बारे में आप देखते हो ना, न्यूज वगैरह में पढ़ते हो कि यहाँ पे इस कंपनी का घोटाला हुआ है, या कंपनी इतने लाख इतने करोड़ रुपए का इतना सारा हुआ है। तो वहां पे बहुत सारी जगह क्या होता है, छापेमारी होती है। कंपनी की जितनी भी जो मतलब एक कह सकते हैं अपन ब्लैक मनी वगैरह है उनको एक साथ मतलब क्या करती है, इनकम टैक्स वगैरह होती है वो वहां पे ये सब चीजें करती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिक्रेसी बनी रहती है। सिक्रेसी क्यों बनी रहती है, कंपनी एक पार्टनरशिप के अंदर कितना पैसा कितना पार्टनर लेके आया है ये पार्टनर्स को पता है, बाहर के किसी बंदे को नहीं पता। दूसरी चीज, कितने टाइम के लिए आप उस पार्टनरशिप में बने हुए हो, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, कितना लॉस आप बियर कर रहे हो, ये सब चीजें जो है एक सिक्रेसी है। जो बाहर अगर आप अकाउंटिंग बुक वगैरह मेंशन कर रहे हो, बाहर से लीगल एक पार्टी है वो यहाँ पे चेकिंग वगैरह के लिए आ रही है, तब ये सारी चीजें हैं, ये बाहर की जितने भी पर्सन होती है उनको इन चीजों का तब पता चलता है। तो ये कहते हैं हमारी पार्टनरशिप में तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिक्रेसी है वो बनी रहती है, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब मिलजुल के उस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बोला गया है। शेयर का मतलब, बिल्कुल शेयर का मतलब यहाँ पे कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि मैंने शेयर का मतलब बोला था? देखो, कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट है वो ही शेयर है, ठीक है। अपन ये कह सकते हैं कि ये देख लो आप, स्मॉल पार्ट ऑफ मनी, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ मनी या कोई भी पैसा है उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, शेयर्स बन जाएंगे। जैसे कि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट का मतलब क्या है, एक कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, अब आपके पास पैसा है और आपको ये कहा जाता है कि भाई अंबानी ग्रुप है वो मार्केट में अपने शेयर मतलब आउट कर रखे हैं, ठीक है। अंबानी रिलायंस ग्रुप ने, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, सभी स्टूडेंट सुनेंगे, कि रिलायंस ग्रुप ने और मार्केट में अपने शेयर्स है वो आउट कर रखे हैं। अब आप क्या सोचेंगे कि भाई इन फ्यूचर ऐसा अनसर्टेन है, ठीक है, कोविड की सिचुएशन है, कैपिटल मेरे पास है रिक्वायर, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि रिलायंस ग्रुप है उसके अंदर इन्वेस्ट कर देती हूँ। आप ये वर्ड यूज करेंगे कि रिलायंस ग्रुप के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो आप इन्वेस्टमेंट कैसा करेंगे, इन्वेस्टमेंट आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मान लीजिए 5 लाख है वो आपने कंपनी के अंदर, यानी रिलायंस ग्रुप की पर्टिकुलर एक कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख का कर दिया। अब 5 लाख के बदले में कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको एक मतलब रिटर्न पेज है, एग्रीमेंट है, वो कर देंगे और आप बस ठीक है। आपको उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सिक्योरिटी है उस कंपनी में आपका 5 लाख के जितना पावर और पोजीशन। उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं, आपको एक लीगल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है शेयर। शेयर का मतलब कोई पर्टिकुलर कुछ थिंग नहीं है कि वो आपको कुछ छोटी मोटी जैसे कोई कॉइन है ये सब चीजें दे दी, ये नहीं है। शेयर का मतलब उस कंपनी में आपका एक एग्रीमेंट बना हुआ है, उस कंपनी में अपने 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, उस अकॉर्डिंग कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंट जो भी डिसाइड किया गया है स्टार्टिंग में उतना आपको मिलेगा। वो चीज हुआ आपका शेयर, कि आपने मतलब कोई भी XYZ कोई भी कंपनी के अंदर आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। काफी जगह आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो होती है शेयर्स वगैरह, आजकल आप देखते हैं
बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज वगैरह है छोटी मोटी, ठीक है, इसके अलावा बैंक वगैरह है, वो भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि हम बहुत सारे आपको ऑफर्स दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी में, हमारे बैंक में, हमारी जो फर्म है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और बदले में हम आपको इतनी सिक्योरिटी इतने सालों के लिए दे रहे हैं। डिबेंचर कोई परमानेंट नहीं है, शेयर्स को आपने इन्वेस्ट कर दिया, भूल जाओ, सालों साल आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, भूल जाओ। जबकि डिबेंचर क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ उधार वाले हैं, हम आपको कभी भी सालों साल रखने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, हम एक टाइम के बाद में हमारा पैसा वापस लेंगे। आप हमें क्या करोगे, पर मंथ या 6 मंथ्स का अपन लेंगे, क्वार्टरली ले लेंगे, ठीक है, या फिर 6 मंथ का एनुअल अपन ले लेंगे कि हम आप हमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट देते जाओ और हमारा पैसा काम भी लेते जाओ, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम हमारा पैसा क्या करेंगे, उस कंपनी से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। हम आपको सालों साल पैसा रखने के लिए नहीं दे सकते, वो हुई डिबेंचर। सिक्रेसी का कौन बताएगा यहाँ पे, किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, शेयर का आप समझ आ गया? अपूर्वा, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है क्या लॉगिन में, वॉइस वगैरह में? आई थिंक बाकी स्टूडेंट को तो क्लियर है सब। अपूर्वा, और कोई स्टूडेंट ऐसा, रोहित, प्रिया, रक्षा, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस वगैरह का? वहां पे आई थिंक अपूर्वा आपका नेट कनेक्शन है, वो ही थोड़ा सा, हाँ, उसमें ही थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ से तो क्लियर है। सिक्रेसी का कौन बताएगा यहाँ पे, कौन बताएगा, राकेश? सिक्रेसी अभी मैंने बताया, सीक्रेट अपन बोलते हैं ना, किसने पूछा है ये यहाँ पे? रोहित ने पूछा है सिक्रेसी, तो सीक्रेट, सीक्रेट अपन क्या कह रहे हैं, जो अपने ही बीच की बात है, बाहर कहीं नहीं जानी। जैसे कि आप बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह के बीच की बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स होते हैं ना, जिनको बाहर, तो पार्टनरशिप क्या कहता है, कंपनी तो ये कहती है कि हम बहुत सारी एग्रीमेंट्स है, बहुत सारी रूल रेगुलेशन लीगल फॉर्मेलिटीज को करते हैं, जैसे सीए है, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटेंट अपन कहते हैं सीए, तो सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, तो इनका एक कंपनी के अंदर क्या रोल रहता है, कंपनी के अंदर एनुअल जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करी जाती हैं, उन सब का कंप्लीट जो वर्क होता है वो एक सीए को ही हैंड ओवर करा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या कहा जा रहा है, कंपनी कह रही है कि हमारे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारी रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चलना पड़ता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके की कोई भी सिक्रेसी है वो नहीं कर सकते। अब यही मान लो ना, जैसे मैंने जस्ट पूर्वा आपको एग्जाम्पल बताया है, रोहित ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल बताया, तो मैंने क्या बोला है, शेयर, मैंने तो मैंने जब शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मैंने ये कहा है कि भाई मार्केट में इतने जो शेयर्स है मैं मतलब आउट कर रही हूँ, तो वहीं पे मेरी सिक्रेसी आउट हो गई ना, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप इस तरीके का कोई रूल रेगुलेशन इस तरीके का है ही नहीं कि आपको शेयर्स मार्केट में देने हैं या आपको मार्केट में शेयर इन्वेस्ट करने हैं, इस तरीके को कोई भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिक्रेसी है, ये क्या हो रही है, आउट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो पार्टनरशिप में सिक्रेसी है, दो पार्टनर्स तक ही लिमिट रहती है, ठीक है। अब आया समझ में? हमारा सीक्रेट दूसरी कंपनी के पास नहीं जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करें यहीं पे। कितने पॉइंट? बिल्कुल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, और जहां तक मैंने नोट सेंड किए हैं ग्रुप के अंदर, वहां तक सभी है वो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आज का आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे, जिस जिसके पास बुक है, और कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, आप नोट डाउन करके रखिएगा पॉइंट। ओके, वेलकम रक्षा।